हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज हम बात करेंगे हमारे रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसे मैंने लगभग आपको 1565 के आसपास यहाँ पर संडे को बताया था। और वीडियो में आने में थोड़ा सा आज देरी हो गई क्योंकि इस बार हमें रिलायंस पर रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में जितना आप पढ़ेंगे उतना कम होगा। आज इस वीडियो में हम रिलायंस के नंबर्स देखेंगे कि कैसे नंबर्स हैं, रिलायंस के बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि कंपनी ने अपने लिए माइलस्टोन क्या सेट किए हुए हैं और किस तरफ रिलायंस जा सकता है 2030 तक के। सब कुछ देखेंगे। एक राइटअप हमने प्रिपेयर किया है, चार्ट भी रीड करेंगे कि रिलायंस का चार्ट कैसा दिख रहा है, और इसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या रिलायंस एक लॉन्ग टर्म पिक बन सकता है या नहीं। तो डेफिनेटली देखिए, रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 21 लाख करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, 27 का पीई है, मतलब यहाँ पे आपको ओवर वैल्यूएशन दिख ही रहा होगा, और यहाँ पे पीजी रेशियो भी आपका 5.12 है। लेकिन जब कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और कंपनी का एक्सपांशन प्लान बड़ा होता है तो आपको पीजी रेशियो और स्टॉक पी दोनों हाई दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर पहले ही कंपनी ऊपर मूव कर जाती है बिफोर गिविंग यू द रिजल्ट्स। और यहाँ पर रिलायंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और रिलायंस जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी जहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और एक्सपांशन हाई होते हैं, आपको स्टॉक पी अच्छे दिखेंगे, बड़े दिखेंगे और ओवर वैल्यूएशन दिखेगा। इसलिए हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे। आरओसी 9.69%, आरओई 8.4%। एक बड़ी कंपनी के हिसाब से ये दोनों पॉइंट ठीक है, भले ही 15% से डाउन है हमारे सेटअप रेशो के हिसाब से, लेकिन अगेन ये पर्टिकुलर भी हमारे लिए एक बड़ी कंपनी होने की वजह से इसे भी हम अप्रूव करेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ 13% के आसपास स्टेबल है, और जो डेट है वो 3,74,593 करोड़ है। और अगर इसे मार्केट कैप से कंपेयर करूंगा तो ये काफी कम है, और अगर मैं इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखता हूं तो वो भी काफी कम है। तो सबसे पहले मैं नंबर्स देख लेंगे, नंबर्स देखने के बाद कंपनी करती क्या है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में करेंगे, इसलिए नंबर्स पहले देख लेंगे कि कंपनी के क्या नंबर्स ठीक है। यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का जो टर्नओवर है वो आपको यहाँ पे लगभग 2,29,000 करोड़ से बढ़ते हुए 2,54,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये आपको भले ही यहाँ पे ग्रोथ रेट कम दिख रहा होगा, लेकिन अगेन इतना हाई जब आपका टर्नओवर होता है तो इसमें भी आपको जो नंबर वाइज आपको ग्रोथ दिख रही है वो हाई है। और यहाँ पे 14% मार्जिन से कंपनी 18% मार्जिन तक पहुंच गई है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है। और इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतने हाई टर्नओवर के साथ मार्केट शेयर को इंप्रूव करना और मार्जिन्स को इंटैक्ट रखना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और यहाँ पर रिलायंस भी वही करते आ रहा है कंटिन्यूस हर क्वार्टर में, और हर क्वार्टर में आपको यहाँ पर ग्रोथ जरूर दिखेगी। आपको यहाँ इंटरेस्ट लगभग 6,827 करोड़ दिख रहा है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है उससे काफ़ी हाई है, मतलब 4 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशो, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट हियर। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेगा ऑलमोस्ट। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इस क्वार्टर में अदर इनकम नहीं था, लेकिन यहाँ पर अदर इनकम था। तो अगर मैं देखूँ तो पैट भी कंपनी का लगभग 3 साल में डबल होते जा रहा है, क्वार्टरली पैट। ईयरली हम देखेंगे क्योंकि एक हमारा लॉन्ग टर्म पिक है, तो ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए 2014 में इसके 4 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर था, जो बढ़ते बढ़ते अब पहुंच गया है ऑलमोस्ट 2x, 9,62,820 करोड़ तक के। मार्जिन 8% पे थे, अब हो गए हैं 17%, मतलब ये यहाँ पर एक जीत हासिल की है। पर्टिकुलरली मार्जिन्स को डबल से भी ज़्यादा किया हुआ है, अदर इनकम को बढ़ाया है, साथ साथ में इंटरेस्ट बढ़ते चला गया है, लेकिन इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ते चली गई है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी का 3 के ऊपर का आ रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट हर साल आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रही है, और एक मल्टी बैगर में यही साइन होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी हर साल इंक्रीज होना चाहिए, और ऐसा ही हुआ है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ। तो बैलेंस शीट देखने से पहले पीएनएल और सारी नंबर्स अभी तक के ठीक लगे, और बैलेंस शीट में भी आपको यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। 15,000 करोड़ से 10 साल में 8,63,748 करोड़ तक के रिजर्व्स को पहुंचा दिया है। और यहाँ पे अगर बोरोइंग्स है लेकिन रिजर्व्स उससे भी ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, मतलब कंपनी कभी भी अपना जो लोन है वो पे ऑफ कर सकती है, नो इश्यूज ऑन दैट। फिक्स्ड एसेट कंपनी के ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं, और अगर आप देखोगे तो 56,000 करोड़ से 10 साल में ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 लाख करोड़ तक के पहुंच गए फिक्स्ड एसेट, मतलब कंपनी इज ग्रोइंग अमेजिंगली वेल हियर।
और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब बहुत हैंडसम बैलेंस शीट कंपनी की ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर हमें दिख रही है। और कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, मतलब कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पर कंपनी पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है और नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो है और नेगेटिव फाइनेंसिंग कैश फ्लो है। मतलब जैसा हमें चाहिए रहता है वैसा ही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स कंपनी यहाँ पर देते आ रही है। कंपनी के पेमेंट्स कभी भी पहले आते हैं बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, इसलिए ये पर्टिकुलर पार्ट में आपको डेटर डेज और वर्किंग कैपिटल डेज में कभी भी इशू नहीं दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। और इसी वजह से आप यहाँ देखेंगे कि जो पब्लिक होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, मतलब 10% की है। FII, DII और प्रमोटर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं 50%। प्रमोटर इज नॉट रेडी टू सेल अ सिंगल पेनी। यहाँ पे 50% होल्ड किया हुआ है 2 से 3 साल से कंटिन्यूसली। FII 18%, DII 20%। बस एक स्लो मूवर है, इसी वजह से यहाँ पर FII और DII स्टेक बढ़ाते नहीं है लेकिन कम भी नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली होल्डिंग पार्ट में भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली हम आ जाएंगे हमारे राइटअप पर जो हमने प्रिपेयर किया है आपके लिए कि बिजनेस मॉडल कैसा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, करती क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करती है, क्या क्या सर्विसेज आपको देती है, वो एक बार देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ऑपरेट एज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट मतलब नंबर ऑफ बिजनेस कंपनी करती है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में यहाँ पर डील करती है। और अगर मैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड की बात करूं तो उसका मीनिंग होता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों में ही कंपनी का यहाँ पर रिलेशनशिप रहता है। मतलब कहीं पर जहाँ आउटपुट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट भी यही प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट बन जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी वजह से रिलायंस को यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलती है, यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, कॉस्ट लीडरशिप यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस्ट लीडरशिप, सप्लाई चेन इफिशिएंसी, इनोवेशन अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। और यही मॉडल की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कर पा रहा है। आगे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर कंपनी पहले से प्रोवाइड कर रही थी, क्या क्या कंपनी ने यहाँ पर नया स्टार्ट किया हुआ है। तो देखिए कंपनी प्रोवाइड करती है 4 सेगमेंट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज: ऑयल टू केमिकल, ऑयल एंड गैस, रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सर्विसेज इसका फोकस पॉइंट रहेगा, जो आपके सामने अभी यहाँ पर जियो जो स्टार्ट किया गया है रिसेंटली 2016 में, उसकी वजह से कंपनी ने इमेंसली ग्रो किया हुआ है और कंपनी का वो ही एक पार्ट अभी इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बन चुका है। कंपनी ने मीडिया में भी पैर रखा हुआ है, जहां पर जियो हॉटस्टार कंपनी ने स्टार्ट किया हुआ है और कंपनी के जो सब्सक्राइबर है वो अल्टीमेटली ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि की सेगमेंट्स में कौन सा बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट करता है। ऑयल एंड केमिकल लगभग 58% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। ऑपरेशंस अभी इंटीग्रेटेड रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स खोला है जामनगर में, जिसमें कैपेसिटी है 1.24 मिलियन बैरल पर डे कैपेसिटी। मतलब इट्स वेरी ह्यूज, यहाँ पे किसी भी कंपनी का इतना बड़ा कैपेसिटी नहीं है। और रेवेन्यू सोर्स जो आता है वो प्रोडक्ट सेल से आता है, फ्यूल लाइक गैसोलिन, डीजल, पेट्रोकेमिकल फॉर पैकेजिंग, ऑटो एंड टेक्सटाइल। एक्सपोर्ट करता है 50% ऑफ द आउटपुट और यही पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट से कंपनी का बड़ा एक्सपोर्ट नंबर यहां से निकल के आता है और इसीलिए कंपनी का एक्सपोर्ट नंबर भी काफी हाई है। दूसरा है ऑयल एंड गैस, जो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है 2.3% ऑफ द रेवेन्यू, मतलब नेग्लिजिबल यहां पर। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट है कंपनी का रिटेल सेगमेंट, जहां से 31% ऑफ द रेवेन्यू आता है और इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है विद 19,340 स्टोर्स इन 7,000 प्लस सिटीज एंड 3.3 करोड़ स्क्वायर फीट स्पेस। मतलब आप देखोगे कि फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे रिलायंस बाय करता है जाके और वहां पर कंस्ट्रक्शन खुद क्रिएट करता है। मतलब कंपनी के फिक्स्ड एसेट वहां से बढ़ते जा रहे हैं और 10 लाख करोड़ के ऊपर के फिक्स्ड एसेट यहाँ पर कंपनी के हो चुके हैं। अब ये तो सोचिए बैलेंस शीट में 10 लाख करोड़ आ रहा है, जब एक्चुअल मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी तो डेफिनेटली लैंड की वैल्यू हाई जरूर आती है, जिसमें कवर करते हैं ये लोग ग्रोसरी, जियोमार्ट, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी वाया फॉर्मेट लाइक रिलायंस रिटेल एंड हैमलेज। कंपनी यहाँ पे पर्टिकुलरली रिटेल सेक्शन में काफी सारे एक्विजिशंस करता है। जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का इनको प्रोडक्ट पसंद आता है और लगता है कि यहाँ पर एक कंपटीशन थ्रेट बन सकते हैं रिलायंस के लिए, वहां पे रिलायंस यहाँ पर एक्विजिशन कर लेता है और इसी वजह से रिटेल में 31% का रेवेन्यू और मार्केट शेयर भी इंक्रीज होते जा रहा है ईयर ऑन ईयर, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पर
कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से कंपनी यहाँ पे कस्टमर को वो कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड कर पाती है और बहुत कम दामों में प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर तक के पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल सर्विसेज, जो जियो के बारे में हम सोचते आ रहे हैं। 15.4% का रेवेन्यू यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है अभी सिर्फ। जियो प्लेटफॉर्म विद 488 मिलियन सब्सक्राइबर, 4G 5G नेटवर्क्स, OTT, जियो सिनेमा, डिज्नी हॉटस्टार, 50 मिलियन प्लस यूजर्स, फिनटेक, जियो मनी एंड ई कॉमर्स। यहाँ पे कंपनी ने इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया है और जिसकी वजह से कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बात करी जाए तो लगभग 200% के हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ रेट है इन द सब्सक्राइबर्स। और यहाँ पे आपको डिज्नी हॉटस्टार और जियो सिनेमा का कोलैबोरेशन भी देखने को मिला लास्ट ईयर, जिसकी वजह से जियो हॉटस्टार ने बहुत कम दामों में आपके सामने यहाँ पर जियो हॉटस्टार लॉन्च किया। शुरू में आपको वैसे ही यहाँ पर फ्री में दिया, जैसे कि आपको सिम प्रोवाइड की गई थी 2016 में, फ्री में दिया पहले, उसके बाद रेट्स बढ़े, अब रेट्स और बढ़ते जा रहे हैं। आपने अभी रिसेंटली यहाँ पर नोटिस किया होगा कि सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के यहाँ पर डेटा यूजेज पैकेज के जो रेट्स थे वो बहुत बढ़ चुके हैं। तो इसलिए जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो कंपनी का अब आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ने वाला है, जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ही दिए हुए पैसे से ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करते जा रही है। ये पर्टिकुलर सेगमेंट से आपको यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए दिखेगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेगमेंट बड़ा ग्रोथ यहाँ पर डिजर्व करता है और उसी वजह से मुझे लगता है कि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन इसका यहाँ पर बढ़ जाएगा। ओवरऑल 68% डोमेस्टिक है, 32% इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है। एबिटा स्प्लिट अगर देखें तो डिजिटल सर्विसेज से 46% आता है, O2C से 42%, रिटेल से 10% और ऑयल एंड गैस से यहाँ पे सिर्फ 2% आता है। और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है कंपनी के, वो एक बार देखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी करती है हैवी कैपेक्स और जो कंपनी कैपेक्स करती है वहीं से आपको रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी करती है हैवी एक्विजिशंस एंड जेवीज, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो कम कंपटीशन थ्रेट रहता है वो भी कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी डाइवर्सिफाई कर रहा है और न्यू एनर्जी में बन रहा है और 2035 तक के नेट जीरो कार्बन प्रोड्यूसर बन जाएगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और कंपनी ने यहाँ पर अभी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत यहाँ पे न्यू वर्टिकल स्टार्ट कर दिया है। उनका एक न्यू सेगमेंट भी है जिसे ये बोलते हैं न्यू एनर्जी। अब आइए चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स एक्चुअल में है क्या, न्यू इनिशिएटिव्स क्या है हर सेगमेंट में, की प्रोजेक्ट्स क्या है और माइलस्टोन कंपनी ने क्या सेट करके रखे होंगे। देखिए वीडियो लंबा जरूर हो सकता है आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, समझना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किस हिसाब से काम कर रहा है। क्या ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या ये हर डिप पर एक बाय बनता है? क्या ये 2030 तक के ऑलमोस्ट 2x के रिटर्न्स दे सकता है? कंपनी बोलती है हमारा मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2x हो जाएगा 2030 तक के, क्योंकि हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि लगभग इस तरीके की इनिशिएटिव्स अगर रिलायंस इंडस्ट्री लेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि किस तरीके के यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और किस तरीके के एक्सपांशन प्लान्स है। तो देखिए रिलायंस एक्सपांशन स्ट्रैटेजी फोकस ऑन डाइवर्सिफाइड ग्रोथ अक्रॉस डिजिटल सर्विसेज। जियो का काम है उसमें पर्टिकुलरली यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई है। दूसरा मीडिया में मतलब जियो हॉटस्टार में यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई है। और न्यू एनर्जी एज अ नेक्स्ट ग्रोथ इंजन फॉर द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये तीनों पार्ट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिलायंस के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 years। और मैनेजमेंट गाइडेंस यही बोलता है कि हम नेट कार्बन जीरो बन जाएंगे बाय 2035 और 100 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक के। और ये हमारा की माइलस्टोन है हमारे एनुअल रिपोर्ट में ये पर्टिकुलर पॉइंट पर। डिजिटल सर्विसेज में मैं बात करूं तो 5G में लीडरशिप है कंपनी की और 506 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 234 मिलियन 5G यूजर्स हो चुके हैं, 50% वायरलेस ट्रैफिक और रूरल 5G ट्रैफिक जो है वो 2.2x हो चुका है ईयर ऑन ईयर। मतलब लगभग 200% की ग्रोथ जहां मैंने आपको बताया था रूरल 5G ट्रैफिक में। मतलब अगर आप इंडिया के रूरल एरिया तक के पहुंच गए हो, मतलब गरीब इंसान तक के पहुंच गए हो, किसान तक के पहुंच गए हो, मतलब आप एक बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर कैप्चर कर रहे हो। लगभग 140 करोड़ इंडियंस तक के यहाँ पर पहुँचने की क्षमता बना दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। कम दामों में आपको पहले ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करके और फिर छोटे छोटे गाँव में पहुँच के इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी बात है और रिवॉल्यूशन लाया है 2016 से 2025 तक के
रिलायंस जियो ने। होम एक्सपांशन मतलब जो ये फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लगभग 23 मिलियन होम्स में पहुंच चुके हैं और इनका जो टारगेट है वो 100 मिलियन तक के पहुंचने का है, लगभग ईयर एंड तक के। मतलब अगर मैं देखूं तो लगभग 3x होम्स को कवर करना है और बहुत तेजी से ये फाइबर ऑप्टिक्स और जियो फाइबर, एयर फाइबर यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट FWA 1 मंथ run rate accelerating via UBR tech and 1 Gbps in 24 hour pan India। तो ये पर्टिकुलर रीजन से अगर आप टारगेट देखेंगे 1 ईयर प्लान, 3 ईयर आउटलुक, 100 मिलियन होम्स तक के पहुंचना है, स्टडी रैंप अप वाया एयर फाइबर, स्केल AI स्केल करना है। ये मेजरली यहाँ पे बहुत कम छोटा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगेन कंपनी इज स्टेपिंग अप इनटू AI एंड दिस इज द रीजन यहाँ पे कंपनी AI में भी अपना पैर पसार रही है। माइलस्टोन क्या सेट किए हुए हैं कंपनी ने? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा कंपनी बनना है, 5G डेटा प्रोडक्टिविटी 3x LTE और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अभी 211 रुपए है और इसको बढ़ा के लगभग मुझे लगता है कि ये 250-270 तक के पहुंच जाएगा, जिस हिसाब से अभी रिसेंटली में रेट्स बढ़े। उसके बाद आता है रिटेल सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो अभी जो स्थिति है वो पहले डिस्कस कर लेंगे। जियो मार्ट स्केलिंग टू 5K पिन कोड्स और 1K प्लस सिटीज, 600 डार्क स्टोर्स, 42% ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और 200% ईयर ऑन ईयर डेली ऑर्डर ग्रोथ। और क्विक कॉमर्स में भी कंपनी अपने जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से फैला चुकी है। और जियो मार्ट भी अगर आप देखोगे तो छोटी सिटीज में जियो मार्ट आ चुका है और जो लोकल प्रोवाइडर्स है, लोकल किराने वाले हैं, उनको बहुत बड़ा कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी कॉस्ट लीडरशिप यहाँ पे अचीव करके कम दामों में नए ऑफर्स आपके लिए लाके कस्टमर्स को यहाँ पे काफी अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। FMCG में 5,300 करोड़ Q2 रेवेन्यू, 2x ईयर ऑन ईयर हाफ ईयरली 1 ग्रोथ। कैंपा एंड इंडिपेंडेंस डबल डिजिट शेयर, कैंपा कोला आपको याद ही होगा, एक्वायर्ड वेलवेट फूड पार्क्स MOU एंड डीमर्जर्स पेंडिंग NCLT। तो कंपनी के काफी बड़े प्लान्स हैं। स्टोर नेटवर्क ऑलमोस्ट यहाँ पे 19,821 स्टोर हो चुके हैं कंपनी के और Q2 में लगभग 400 स्टोर्स बढ़े हैं। मतलब एक क्वार्टर में ही कंपनी 400 स्टोर खोल लेती है। मतलब अगर सोच लीजिए दिन के ऑलमोस्ट 3 स्टोर और खोल लेती है। और फैशन एंड डिजिटल में भी अजियो कंपनी एंड शीन, स्टेला एंड मतलब दूसरी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करते हुए आ रहे हैं। कंपनी के माइलस्टोन क्या है वो एक बार देख लेंगे। अग्रेसिव डार्क स्टोर एक्सपांशन, प्रीमियमाइजेशन, स्केल क्विक कॉमर्स नेशन वाइड, ओमनी चैनल। माइलस्टोन सेट किया है इंडियाज लार्जेस्ट रिटेलर, 3x नेट पीयर, अपने पीयर से ऑलमोस्ट यहाँ पे 3x ग्रोथ करेंगे, 3x तक के यहाँ पर मार्केट कैप को ले जाएंगे और इबिडा हमारा हर 3 से 4 साल में यहाँ पे डबल हो जाएगा, मतलब 30% के ऊपर की ग्रोथ इन EBITDA। ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज वॉलेट शेयर, अनमैच्ड प्राइजेस, कन्वीनियंस, नो हिडन चार्जेस। दिनेश तलूजा, Q2 FY26। नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाते हैं जियो हॉटस्टार में यहाँ पे 400 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर पोस्ट IPL में आपको फ्री डेटा प्रोवाइड किया, फ्री जियो हॉटस्टार का एक्सेस प्रोवाइड किया और उसके बाद बहुत ही कम दामों में जियो हॉटस्टार प्रीमियम प्रोवाइड करने लगे। बिग बॉस, क्योंकि सास भी कभी बहू, रिबूट, स्पेशल ऑप्स, IPL रिकॉर्ड 652 मिलियन व्यूअर्स। इसी की तरह से यहाँ पे बल्क व्यूअर्स को यहाँ पे फोकस रहा है कभी भी इस कंपनी का और क्वांटिटी में देखने का यहाँ पे फोकस रखा है। शुरू में कंपनी बड़े पैसा लगा के फ्री में प्रोवाइड करती है, फ्रीबीज देती है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ चालू होता है। मतलब जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियरली यहाँ पे एंड कस्टमर के लिए बहुत परफेक्ट है। टीवी में अगर देखेंगे तो 34.5% शेयर है, क्लोज टू नेक्स्ट 3 कंबाइंड। 1 ईयर प्लान अगर देखेंगे तो कन्वर्ट IPL व्यूअर्स टू एंटरटेनमेंट, CTV मोनेटाइजेशन, माइलस्टोन इंडियाज लार्जेस्ट M&E प्लेटफॉर्म, 28.1% EBITDA मार्जिन देख लीजिए। अब शुरू में आपको यहाँ पर सब कुछ फ्रीबीज प्रोवाइड किया और मार्जिन ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज हो गई। क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जियो हॉटस्टार में। अगर आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे Amazon प्राइम, Z5, ये पर्टिकुलर सोनी टीवी, इन सभी से कंपटीशन डायरेक्टली कर रहा है, जो बहुत पुराने प्लेयर्स थे और एग्रेसिवली मार्केट में आया है, जहाँ पे व्यूअरशिप पर्टिकुलरली जियो हॉटस्टार की बहुत हाई हो चुकी है। ऑयल एंड गैस की बात करेंगे तो ऑयल एंड गैस में जियो BP में 2057 आउटलेट्स हो चुके हैं और अगर 1 ईयर का आउटलुक देखा जाए तो कंपनी का जो E&P EBITDA है 5,000 करोड़ पर क्वार्टर तक के पहुंच जाएगा और कंपनी यहाँ पे अपसाइड ही देख रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी।
और इथेन ऑप्टिमाइजेशन, पीवीसी पीटीए पॉलिस्टर एक्सपांशन, और 2027 से इस पर्टिकुलर सेगमेंट से भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा और 6 to 15% कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 2030 से दिखेगा, विच विल बी अ लेसर कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। न्यू एनर्जी की बात करूंगा। न्यू एनर्जी में सिंपल यहाँ पे कंपनी का फोकस है 2030 तक के यहाँ पे कंपनी को जीरो कार्बन फ्री बनना है। यहाँ पे नेट कार्बन फ्री कंपनी बन जाएगी 2035 तक के। और जामनगर गीगा कॉम्प्लेक्स जहाँ पर 4 पीवी मॉड्यूल्स लाइन कमीशन की गई है और फर्स्ट सेल लाइन अक्टूबर 2025 में आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे BESS सेगमेंट में भी कंपनी 2026 में यहाँ पे पांव रख लेगी। और यही रीजन है कि कंपनी यहाँ पर ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो कैपेक्स 40,000 करोड़ का है Q2 FY26 तक के। जियो 5G डन, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, नेट डेट टू EBITDA इज 0.58x। जैसे कि मैंने बताया नेट डेट है जरूर, लेकिन ये एज कम्पेयर टू EBITDA यहाँ पे बहुत कम का यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर द कंपनी। फोकस AI एवरीवेयर, रिलायंस इंटेलिजेंस AI पे फोकस कर रही है कंपनी अगले 4-5 सालों के लिए। क्विक कॉमर्स पे फोकस कर रही है, न्यू एनर्जी सेल्फ फंडिंग पे फोकस कर रही है, और RIL रेजिलेंट अमिड वॉलेटिलिटी लिवरेजिंग इंडियाज डिमांड टेक मोड। यहाँ पे RIL मतलब जो अभी हॉट सेगमेंट्स चल रहे हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में भी कंपनी ने अपना पांव को डाल लिया है, और यहाँ पे इसी वजह से कंपनी ग्रोथ बहुत तेजी से कर रही है, और यही एक रीजन है ये हमारा बना संडे होमवर्क स्टॉक। चार्ट्स में नहीं देखूंगा, चार्ट्स में क्लियरली यहाँ पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो यहाँ पे आपको 2200 के लेवल्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको बहुत कंजर्वेटिव रखना है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, मतलब ऑलमोस्ट 40% डाउन का स्टॉप लॉस मैं कह रहा हूं। और हर डिप पे, हर 5 से 10% की डिप पे रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे पोर्टफोलियो में ऐड ऑन होगा, बिकॉज इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी हाई है और कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है, बैलेंस शीट भी अच्छी दिख रही है, P&L भी अच्छा दिख रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।